तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फ्रेज किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बातचीत किया था कि जो है फ्रेज जो है वो एक ऐसा माने एक से अधिक शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है ना। फ्रेज एक से अधिक शब्दों का समूह होता है और ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके जो है एक समूह का निर्माण करते हैं और इसी समूह को अंग्रेजी में फ्रेज कहा जाता है। तो एक उदाहरण नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि मेरी और पुस्तक जो है दोनों मिल करके एक ग्रुप का निर्माण किया हुआ है और इसको फ्रेज कहा जाएगा। ये रूल नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम लोग फ्रेज को समझ लेंगे, फिर अपने सब्जेक्ट की तरफ आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेज का जो निर्माण है रूल 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेज का निर्माण जो है 2 प्रकार के शब्द से होता है। अ फ्रेज इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फ्रेज का जो निर्माण है वो 2 प्रकार के शब्दों से होता है। फ्रेज का निर्माण दो प्रकार के शब्दों से होता है अर्थात जब भी एक से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनमें 2 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है ना। फ्रेज में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला जो प्रकार है उसको कहा जाता है हेडवर्ड। हिंदी में इसको हम लोग मुख्य शब्द कहेंगे, मुख्य शब्द, ठीक। और दूसरा जो प्रकार है उसको डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं, डिपेंडेंट वर्ड, ठीक है ना, जिसको हिंदी में निर्भर शब्द कहेंगे, निर्भर शब्द, ठीक। तो जब भी एक से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनमें 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है मुख्य शब्द और एक होता है डिपेंडेंट शब्द, ठीक है। यदि हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी में जो है इन हिंदी इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि डिपेंडेंट शब्द जो है, निर्भर शब्द जो है वो पहले होते हैं और हेड वर्ड जो है यानी कि मुख्य शब्द जो है वो बाद में होता है। तो हिंदी में जो है ये इसकी संरचना होती है हिंदी भाषा में कि मुख्य शब्द पहले बाद में होगा और निर्भर शब्द जो है वो पहले होता है। स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। और चूंकि हम लोग उदाहरण जो दिए हुए हैं, हम लोग का जो भी उदाहरण है वो सब उदाहरण जो है उसमें वो हिंदी के अनुसार है। तो हिंदी में मुख्य शब्द जो है बाद में होगा और निर्भर शब्द उसके पहले होंगे, ठीक है ना। अब इस बेस पे हम लोग अब बात करेंगे कि जैसे मेरी पुस्तक, तो मेरी डिपेंडेंट वर्ड हो गया, अब पुस्तक हो गया मुख्य शब्द, ठीक है ना। क्लियर हो गया, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब चलिए रूल नंबर 4 में कुछ बातचीत कर ले हम लोग। रूल 4, ठीक। रूल 4 के अंतर्गत ये बात समझना है कि किसी एक समूह में इन अ सिंगल ग्रुप, किसी एक समूह में देयर मस्ट बी अ सिंगल हेड वर्ड, किसी एक समूह में एक ही मुख्य शब्द होगा, ठीक है ना। किसी एक समूह में कितना मुख्य शब्द होगा, एक ही मुख्य शब्द होगा। बट देयर मे बी more than one
डिपेंडेंट वर्ड। लेकिन डिपेंडेंट वर्ड की जो संख्या है वो एक से अधिक भी हो सकती है, अर्थात डिपेंडेंट वर्ड जो है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। स्पष्ट हो गया? ठीक है ना? तो इसको अब इस तरह से लिखते हैं कि एक फ्रेज में जो है तो एक फ्रेज में एक हेड वर्ड होगा, सिंगल हेड वर्ड, ठीक है। लेकिन मोर देन वन डिपेंडेंट वर्ड, यानी कि एक से अधिक डिपेंडेंट वर्ड हो सकते हैं। अब मोर देन को हम जो है ब्रैकेट में घेर दे रहे हैं कि एक भी डिपेंडेंट हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। यहाँ पे एक भी हो सकता है डिपेंडेंट वर्ड, या एक से अधिक भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से हो सकते हैं। स्पष्ट हो गया? देखिए हेड वर्ड जब भी होगा तो एक ही को हेड वर्ड होगा, एक से अधिक हेड वर्ड नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है ना? अच्छा, इसका हिंदी जो था वो इन अ सिंगल ग्रुप, एक समूह में देयर मस्ट बी अ सिंगल हेड वर्ड, एक हेड वर्ड होना चाहिए, बट लेकिन देयर में बी मोर देन वन डिपेंडेंट वर्ड, एक से अधिक निर्भर शब्द हो सकते हैं। यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और हिंदी में जो है निर्भर शब्द पहले आते हैं और मुख्य शब्द बाद में आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग फिर उदाहरण की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने 2 उदाहरण देख लिया सब्जेक्ट का, अब हम लोग तीसरा उदाहरण चलते हैं। तीसरा उदाहरण मेरे पुस्तक के पन्ने नए हैं। तीसरा जो उदाहरण था हम लोग का, मेरे पुस्तक के पन्ने नए हैं, ठीक है ना? मेरे पुस्तक के पन्ने नए हैं, ठीक। मेरे पुस्तक के पन्ने नए हैं, ठीक है ना? नए हैं। अब इसमें हम लोग को समझना है कि हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं। तो स्पष्ट है कि नया क्या है, पन्ना नया है। अब यहाँ समझ लेना होगा कि पन्नों की बात हम लोग कर रहे हैं। तो माने जो शब्द होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं वही हेड वर्ड होगा। अब इसको हम लोग हेड वर्ड मान लेंगे, ठीक है ना? इसको हम लोग हेड वर्ड, इसके पहले जितने भी शब्द हैं, चाहे मेरे है, पुस्तक है, चाहे के है, ये सब जो है डिपेंडेंट वर्ड हो गया। अब क्लियर हो गया और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये जितने भी इसके पहले जो शब्द आ रहे हैं, चूँकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ गए हैं कि जो है एक मुख्य शब्द होगा वो हिंदी में अंत में होता है, उसके पहले जितने शब्द होंगे वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो उस पर निर्भर होते हैं। जैसे मेरे पुस्तक पे निर्भर है, और ये मेरे पुस्तक जो है ये निर्भर है के पर, ये तीनों मिल करके निर्भर है पन्ने पर। इस तरह से जो है 4 शब्द का जो है एक सब्जेक्ट बन रहा है। अब स्पष्ट हो गया कि यहाँ पन्ना जो है वो मुख्य शब्द है। क्यों? पन्ना की हम चर्चा कर रहे हैं कि नया कौन है, तो पन्ने नए हैं, तो पन्ना ही यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट है या मुख्य शब्द है। लेकिन उसके पहले जितने भी शब्द आ रहे हैं वो सब उसी पर निर्भर है, इसलिए हम लोग 4 शब्द को मेरे पुस्तक के पन्ने एक साथ मिला करके सब्जेक्ट मान लेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक स्पष्ट है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आखिरी जो उदाहरण है उधर हम लोग चलते हैं। क्या था आखिरी उदाहरण? कि मेरे पुस्तक के सभी पन्ने नए हैं। सेम जो है लॉजिक हम लोग लगाएंगे, मेरे पुस्तक के सभी पन्ने नए हैं, ठीक है। मेरे पुस्तक के सभी पन्ने नए हैं। अब इसमें भी हम लोग किसकी हम बात कर रहे हैं? हम कौन नए हैं? तो पन्ने नए हैं, तो हम पन्नों की बात कर रहे हैं। लेकिन पन्नों से पहले जितने भी शब्द आए हैं सब पन्नों के साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पन्ना जो हो गया वो हेड वर्ड हो गया, मुख्य शब्द हो गया, और उसके पहले जितना भी शब्द है वो सब डिपेंडेंट वर्ड है।
देख लीजिए सभी डिपेंडेंट वर्ड है, देखिए डिपेंडेंट वर्ड। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो हो गया हमारा 5 शब्दों का सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम समूह को नहीं छोड़ सकते हैं। अब समूह नहीं छोड़ने का ये अर्थ है कि ये पूरा शब्द मिला करके सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी शब्द मिल करके सब्जेक्ट बन रहे हैं। क्यों? ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अनुवाद करते समय में भी पहले हम लोग समूह का अनुवाद करते हैं, अर्थात यदि हमको सब्जेक्ट का अनुवाद करना है तो पूरा समूह को एक साथ मिला करके अनुवाद करना होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग रूल नंबर 5 में समझ लें, ठीक है ना। रूल नंबर 5 में क्या हम लोग समझेंगे? रूल 5 में कि वेन वी ट्रांसलेट, जब हम लोग अनुवाद करते हैं द सब्जेक्ट का, ठीक है ना, जब हम लोग सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं। एंड इफ, यदि, इट इज़ अ ग्रुप, यदि यह एक समूह है, यदि सब्जेक्ट जो है समूह है, वी मस्ट ट्रांसलेट, तो हम लोग को अनुवाद करना होगा द होल ग्रुप टुगेदर। तो हम लोग को जो पूरा एक समूह जो होगा, यानी कि सब्जेक्ट में यदि पूरा एक समूह है तो पूरे समूह को एक साथ अनुवाद करना होगा। जैसे मेरे पुस्तक के सभी पन्ने, तो जब भी हम लोग इसको अनुवाद करेंगे ना, तो ये पूरा हमको एक बार पहले अनुवाद कर देंगे सब्जेक्ट का, फिर दूसरे भाग का अनुवाद करेंगे। स्पष्ट हो गया? तो चलिए आज हम लोग बातचीत किए अभी इस वीडियो में कि कैसे जो है हम लोग पहचानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट है। यह स्पष्ट हो गया ना। तो मुख्य रूप से यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या हुआ सब्जेक्ट से संबंधित? तो सब्जेक्ट से संबंधित हम लोग मुख्य बिंदु क्या बात किए कि जिस शब्द के बारे में हम चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं हर एक वाक्य में किसी एक ही शब्द की चर्चा होती है, लेकिन यदि वो शब्द मध्य में है तो उसको हेडवर्ड मान लेंगे हिंदी के अनुसार, और उसके पहले जितने भी शब्द होंगे वो सब उसी के साथ जुड़े शब्द होंगे, तो वो सब मिल करके जो है एक सब्जेक्ट का निर्माण करेगा, यानी कि ग्रुप का निर्माण करेगा। और उस ग्रुप का जो है अनुवाद हम लोग जो है एक साथ ही करना होगा। तो सबसे मुख्य बात यह है कि हम लोग सब्जेक्ट पहचानना सीखें कि कहाँ से कहाँ तक जो है सब्जेक्ट की पहचान बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट की पहचान जो है ये बहुत ज़रूरी है अनुवाद करने के लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट का हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। एक शब्द होगा तो उसका क्या अनुवाद होगा, एक से अधिक शब्द होंगे तो उसके अनुवाद की क्या शर्तें हैं, ये सब जो है हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।